तो 3-4 खबरें बड़ी अच्छी अच्छी कल आई थी। भावनाओं से प्रेरित होंगे कि मुझे भाई स्वदेशी खरीदना है तो मैं विदेशी सामानों का बहिष्कार करूंगा। लेकिन फिर से बात हो रही है कि खादी को फिर से जो है वो जनमानस का कपड़ा बनाया जाए। मिग 21 लिखो नहीं तो सब निकल जाएगा तुम्हारे यहाँ से। तो मिग 21 किस देश से हमने खरीदा था? 55% क्रैश हो गए, सिविलियंस मारे गए। ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे। गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों के हाथ में चले गए थे। पूरी आंखें फाड़ के उस पर नजर रखना, क्योंकि ये यूपीएससी का क्वेश्चन बनता है। जिसका मतलब समझ रहे हो ना, सीधे सीधे धमकी दे रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मन की बात जो कल इंपॉर्टेंट एपिसोड था, प्रधानमंत्री जब कुछ बोलते हैं तो ध्यान से सुना करो। प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए वोकल फॉर लोकल, सुबह मैं डिस्कशन कर रहा था न्यूज़पेपर की क्लास में। वोकल फॉर लोकल सिद्धांत को किस ऐतिहासिक आंदोलन की निरंतरता के रूप में समझा जा सकता है? किस हिस्टोरिकल इवेंट के? कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ अपनी कॉपी में ABCD जो आपको मन में आ रहा है वो आपको लिखना है। दैट इज जो भी आपका आंसर उसके बारे में 3 पॉइंट लिखने हैं। डिफाइन करो आंसर। स्वदेशी आंदोलन 3 पॉइंट लिखो फटाफट। तो वोकल फॉर लोकल की जड़ें 1905 के स्वदेशी आंदोलन में है। क्या हुआ था उस समय? कौन सी घटना हुई थी? कर्जन ने उस समय बंगाल का विभाजन किया था। क्यों किया था? क्वेश्चन लिखते जाओ, ये तुम्हारा काम है। क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन क्यों किया था? क्या उस समय का जो है पॉलिटिकल सिचुएशन थी? सभी लोग फटाफट। और हर दिन सुबह यही होगा। अब 9:15 बजे से यही काम शुरू होगा। आप 45 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, 1 घंटे में क्वेश्चन कराऊंगा, बात खत्म, पैसा हजम। ठीक, उसके बाद क्लास शुरू होगी। तो उस समय विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था। आगे चलकर गांधी ने इसी को क्या किया था? अपने चरखा आंदोलन और इन सब के साथ जोड़ लिया था। ठीक है। और स्थानीय उद्योगों का समर्थन करने की ओर पहला प्रयास था कि भारतीय कपड़े, भारतीय चीजें, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, विदेशी सामानों की होली जलाई गई थी और स्वदेशी की तरफ आगे गए थे। इकोनॉमी जो थी ब्रिटेन की, वो भारत को उसने बाजार बना दिया था और भारत के बाजार पे वो कब्जा करके वो भारतीयों का शोषण कर रहा था। यहां से सारा पैसा कहां जा रहा था? इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। तो हमने सबसे पहले यहां पर हमने क्या किया, जो है सिंबॉलिक रूप में ही तमाम तरह से जो है ब्रिटेन के बाजार को खत्म करने का प्रयास शुरू कर दिया। तो आत्मनिर्भरता की तरफ यानी सेल्फ रेजिलिएंट की तरफ हमारा ये पहला कदम था। और आज प्रधानमंत्री ने कल मन की बात में, इससे पहले भी जब GST में शाम को 5 बजे वो आए थे, उन्होंने कहा था कि अभी जिस तरह से वैश्विक ताकतें भारत के ऊपर अपना प्रभाव डाल रही हैं, भारत को क्या करना होगा? आत्मनिर्भर होना होगा। भारत को उन्होंने कहा कि जब आप स्वदेशी की मांग करेंगे तो स्वदेशी का उत्पादन अपने आप शुरू होगा, लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोत्साहन मिलेगा। जो हमारे MSMEs के कारीगर हैं, इंडस्ट्री है, उनको क्या मिलेगा? बूस्ट मिलेगा। और इसी को देखते हुए तमाम कंपनियों ने स्वदेशी का क्या करना शुरू कर दिया है? लोगो लगाना शुरू कर दिया कि ये भारत का बना हुआ है। देखो इकोनॉमी जो है, सुबह भी हमने डिस्कशन किया था, इकोनॉमी पॉलिटी के बिना और सोसाइटी के बिना नहीं चलती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। सुबह समझाया था ना कि इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी आपस में क्या करते हैं? डोमेन को इंटरडिपेंडेंट रूप में रखते हैं। तो अब आप देखिए, जब समाज में लोग भावनाओं से प्रेरित होंगे कि मुझे भाई स्वदेशी खरीदना है तो मैं विदेशी सामानों का बहिष्कार करूंगा। तो जब मेरे यहां लोगों की डिमांड आएगी तो फिर क्या होगा? आगे बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कपड़ों में हम खादी पहनना शुरू कर दें तो उससे हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। अब लिखो, खादी क्या है? खादी ग्रामोद्योग क्या है? ग्रामोद्योग के रूप में देखा जाता है खादी को। माना जाता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य केंद्र, गांधी ने भी आगे बताया था। गांधी भी जब चरखा काटने लगे तो गांधी ने ही क्या कहा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए खादी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आजादी के बाद हमारे यहां धीरे धीरे वो गायब हो गया। वो आजादी के आंदोलन में जो गांधी जी, चरखा सब किनारे हो गया, नोटों पे, फोटो पे सब किनारे हो गया। लेकिन फिर से बात हो रही है कि खादी को फिर से जो है वो जनमानस का कपड़ा बनाया जाए। हम एक एक चीज में धीरे धीरे स्वदेशी की तरफ जाएं। जब हम डिमांड ऐसी करेंगे तो सप्लाई अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। और भारत सरकार ने कई मुद्दों पे काम करना शुरू कर दिया। इससे पहले की क्लास जब मैंने आपसे कहा था कि जो तेजस है, तेजस तो लाइट जो हमारा एयरक्राफ्ट है जिसको DRDO बनाता है, उसको जो है लगभग 64,000 करोड़ रुपए का हमने क्या किया? ऑर्डर किया है। भारत सरकार ने ऑर्डर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, MOD ने उसको किया। पढ़ाया था, ब्लू कलर से छपा हुआ था किनारे की तरफ, याद है? ठीक है। तो उसमें क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता होगा कि परसों एक और घटना हुई थी। हमने MiG 21 खरीदे थे। MiG 21 लिखो नहीं तो सब निकल जाएगा तुम्हारे यहां से। MiG 21 60 सालों की सर्विस के बाद भारत से उसके स्क्वाड्रन रिटायर हो रहे हैं। तो अचानक से भारत में जितने भी मिनिमम हमें जहाज चाहिए उससे हम कम जा रहे हैं। लेकिन MiG 21 को एक नाम दिया गया था, उड़ता हुआ ताबूत। MiG 21 के जो आंकड़े परसों में पढ़ रहा था वो इतने डरावने थे। वहां पर यह बोला गया कि आधे से ज्यादा क्रैश हुए थे।
हमारे कितने पायलट मारे गए इसमें। तो मिग-21 किस देश से हमने खरीदा था? रशिया से। और अब आप देखिए हमारे यहाँ नेताओं की जो, या हमारे पॉलिटिक्स की गंदगी, कि वो बहुत पहले ही खराब हो चुके थे, उसके बाद भी हमारे जो है जवानों से उड़ाने के लिए कहा गया था। 55% क्रैश हो गए, और उसमें हमारे इतने बेहतरीन पायलट मारे गए कि आपको क्या बताएं। सिविलियंस मारे गए कि मिग-21 जो उड़ाएगा वो मारा जाएगा किसी न किसी फ्लाइट में खुद ही। तो भारत को दुश्मनों ने, हमारे पायलट को आज तक दुश्मनों ने नहीं मारा जितना हमारे अपने जहाजों ने मार दिया, और पॉलिटिक्स ने मार दिया। हमें फुर्सत नहीं थी। अब भारत सरकार के सामने एक बड़ी दिक्कत आ गई है कि हमारे जो स्क्वाड्रंस हैं, जो हमारा स्क्वाड्रन मतलब जो पूरा जहाजी बेड़ा होता है, वो जितनी रिक्वायरमेंट उससे काफी कम है इस समय। तो भारत सरकार को बड़े पैमाने पर खरीदारी करनी है, लेकिन बहुत अच्छा मौका है कि अब हम बनाने लगे। जैसे कल की एक और घटना है इसी में, मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे हो गए, ठीक है, और 10 साल में भारत ने, जो ये मजाक उड़ता था भारत कुछ नहीं बना सकता था, भारत ने बना लिया। तो 10 साल ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे। मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे हो गए, तो क्या क्या किया हमने, किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की तरफ कदम बढ़ाया है। शुरुआत में हमारा बहुत मजाक उड़ा था कि भारत कुछ बना ही नहीं सकता, मेड इन इंडिया को मेक इन इंडिया कर दिया, बट अब हमें उसके परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं। तो पॉलिसी में कई बार जो है चेंजेस बहुत लंबे समय में आते हैं। क्लियर? तो इन सब चीजों को आप लिखते रहिएगा। गांधी जयंती पर खादी के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में आकर्षण बढ़ा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत प्रभाव क्या माना जा सकता है? खादी, खादी यानी स्वदेशी कपड़ा हमारा, ठीक है, हर चीज में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। अक्सर जनरली होता क्या था देश में, गांधी जयंती के दिन एक पोस्टर लगता था, तुम लोग यहाँ भी खादी ग्रामोद्योग की दुकान होगी, उसमें 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। तो कुछ पुराने लोग वो खद्दर का एक ही डिजाइन आता था, कुर्ता पजामा और खद्दर वाली जैकेट। तो मॉडर्नाइजेशन इन्होंने किया नहीं, खादी को किनारे कर दिया। अब ये कहते हैं कि इसका क्या महत्व है? निर्यात आधारित कपड़ा उद्योग का तेज विकास, ग्रामीण रोजगार व सतत उत्पादन को बढ़ावा, यानी कि जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा, आयातित कपड़ों की खपत बढ़ाना, इंपोर्ट जो है हमारे कपड़े जो इंपोर्टेड उनकी जो है कंजप्शन को बढ़ाना, या केवल बड़े उद्योगों की क्षमता विस्तार करना, यानी कि जो बड़े बड़े जो जहां पर इंडस्ट्री जो है डेवलप हो रही है, कपड़े के उद्योग, उनको बहुत बड़ा करना। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? कॉपी में लिखो। आंसर इज बी, क्योंकि अभी हमने डिस्कशन किया कि खादी क्या है, ग्रामीण उद्योग का कोर बेस है, ठीक है। इसीलिए 1947 में जब हम आजाद हुए तो हम सिर्फ आजाद हुए, ठीक है, हम और इससे ज्यादा आजाद भी क्या हुए, गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों के हाथ में चले गए थे। तो खादी का आकर्षण बढ़ना केवल कपड़ों की पसंद ही नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार। दूसरा, टिकाऊ, टिकाऊ उत्पादन का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल है, यानी इसमें कुछ ऐसे फैब्रिक नहीं। आजकल आपने देखा होगा लड़कियों में एक लेगिंग्स पहनने का बड़ा चलन बढ़ गया है। अब उस लेगिंग्स में कभी उसका सभी लोग लगभग पहनते हैं, या लड़के भी आजकल पैंट वाली फ्लेक्सिबल इलास्टिक पढ़ना, उसमें पढ़ना, उसमें क्या होता है? लाइक्रा होता है उसमें, लाइक्रा पढ़ना, LYCIRA, लाइक्रा। वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, बड़ा रबड़ जैसी जीन्स होती है, रबड़ जैसे कपड़े होते हैं, लेगिंग्स पहनते हैं लड़कियां कंफर्टेबल के नाम पे, हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक। उसमें लाइक्रा होता है, इलास्टिक होता है, प्लास्टिक और रबड़ कंपोनेंट डाला जाता है, यानी वो सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक होता है वो। यानी अगर आप उसको फेंक दोगे, अगर जो है कपड़ा यूज करने के बाद, तो वो इको फ्रेंडली नहीं है। इट टेक लॉट ऑफ टाइम टू डिकम्पोज, उसका अपघटन होने में बहुत समय लगेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक्रा एंड इलास्टिक एंड प्लास्टिक कंटेंट। जबकि खादी क्या है? 100% नेचुरल है, ये डिकम्पोज होकर खाद बन जाएगा। पर्यावरण हितैषी का विकास का प्रतीक है। अब जैसे लड़कियां लेगिंग्स पहनती हैं, आजकल ऐसे कपड़े आने लगे जो स्किन से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं। पहले हमारे यहाँ जैसे सलवार पैजामा ये सब पहनने का, बिकॉज भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, हो सकता है उसको पहनने से वर्किंग लोगों को आराम मिलता हो, कुछ भी है, इजी टू वियर है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अब जरा ध्यान से देखो, मान लीजिए आप 8 घंटे उसको पहन के रखते हो, और आजकल जिम में तो और भी ज्यादा अजीबोगरीब टाइप के कपड़े लोग पहनने लगे हैं, या इस तरह से। तो हम क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर क्या होता है, एयर जो होता है वो इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर का काम करता है। स्किन को ब्रीथ करने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है। क्लियर? समझते जाना। और स्किन की जो ऊपरी परत होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। क्लियर? इसीलिए आपने देखा स्किन से डायरेक्टली टच में ना हो, इसलिए हमारे पैरों में रोए होते हैं, शरीर में रोए होते हैं। कभी पढ़ना क्यों होते हैं? आजकल तो उसको भी नोच के हटाने का चलन चल रहा है, सो कॉल्ड वैक्सिंग,
ठीक है, हाँ टेक्नोलॉजी बहुत मॉडर्न हो रखी है। हाँ जी, हाँ जी, हंसते रहो, सब पता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इससे क्या नुकसान होता है हमारे लिए? ब्यूटी या सुंदरता हमारी साइंस तो खैर हम रही नहीं गए हमारे पास। तो मान लो सपोज दैट हमने ऐसे कपड़े पहने, जीन्स भी आ रही है जो बहुत स्किन से चिपकी हुई है, तो जो बीच में एरेनेशन प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है, जो एक उसका गद्दा बनता है एयर का वो खत्म हो जाता है। तो हीट डायरेक्टली हमारे स्किन को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। दूसरा क्या होता है? ब्रीदिंग ऑफ स्किन बंद हो जाती है। तो ब्रीदिंग ऑफ स्किन यानी कि हवा जो है, आप जो स्किन आपकी सांस लेती है वो दम घुट जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो इतना पतला महीन कपड़ा होता है इलास्टिक और प्लास्टिक के साथ, वो क्या करता है जाके मसल्स पे चिपक जाता है। नतीजा क्या होता है? आफ्टर सम टाइम्स, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी स्किन डैमेज होनी शुरू हो जाती है। एंड द लॉन्ग टाइम में उसको ऐसे पेन होते हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं, और लगातार वो क्या होता है स्किन से रब करती रहती है, और रबिंग की वजह से वो परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं। तो और तीसरी चीज, प्लास्टिक या रबड़ अगर हमारी स्किन के साथ, ये सिंथेटिक होता है, इसमें केमिकल्स होते हैं, ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और यही रीजन है आज कैंसर और स्किन कैंसर के मामले हम भारतीयों में भयानक तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार वो सिंथेटिक हमारे टच में आने की वजह से हमारी स्किन को क्या करता है? कैंसरोजेनिक बना देता है। महिलाओं में ऐसे बहुत, अभी स्टडी हो नहीं रही, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं ओवरी से रिलेटेड, पीसीओडी से रिलेटेड, ये सब उन्हीं कपड़ों की वजह से आ रहा है, जो कांस्टेंट उनके ऑर्गन्स के ऊपर लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं। तो ये सब हमारा एक्चुअली हिस्सा ही नहीं था, ये सब हमें लाके चिपका दिया गया, और फिर नतीजा क्या हो रहा है? आज हम अपना बहुत ज्यादा पैसा हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, स्किन डिसीजेस पे खर्च कर रहे हैं, तमाम तरह की। आज अभी स्टडी में एक पढ़ रहा था कि भारत में हर तीसरी महिला को पीसीओडीज की प्रॉब्लम हो रही है, ओवरीज की प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी आज आप देखो कि भारत में एक नया वो आया है कि हर तीसरी डिलीवरी हमारे यहाँ सी सेक्शन पे हो रही है, जबकि पहले हमारे देश में नॉर्मल डिलीवरीज हुआ करती थी। आपको जानना चाहिए, बिकॉज ऑफ ये मेंस का क्वेश्चन है, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस, ऊप्स बोलते हैं इसको। तो भारत में क्या होगा, ये लगातार जब खर्चे बढ़ते जाएंगे, जो नॉर्मल डिलीवरीज हुआ होती थी स्थानीय अस्पतालों में, अब सी सेक्शन के बाद क्या होता है? एक तो पहली बार डॉक्टर को सारा पैसा उठा के भर दो, तो जो प्रसव की कीमत है वो बढ़ गई। दूसरी बात, उस महिला के ऊपर इतने निगेटिव इंपैक्ट आते हैं कि आगे चलकर उसको पूरे जीवन भर दवाइयों के आसपास घूमना पड़ता है, बहुत भयानक उसके ऊपर जो हेल्थ पे ऊपर खर्च आते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये राष्ट्र के महत्वपूर्ण संसाधनों को बर्बाद करता है। इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करने होंगे। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नौसेना अधिकारियों की नाविका सागर परिक्रमा भारत की किस व्यापक नीति या रणनीति से सबसे अधिक जुड़ी हुई है? ठीक है, तो 8 प्रधानमंत्री ने इसका जो है बड़ी तारीफ की है। 2 महिलाएं 8 महीने बाद वापस समुद्र से जमीन पर आई, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो याद रखना, जब भी कोई महिला के साहस या पराक्रम की बात हो रही है, पूरी आंखें फाड़ के उस पर नजर रखना, क्योंकि ये यूपीएससी का क्वेश्चन बनता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, भारत की पहली लोको पायलट रिटायर हुई हैं। हम स्कूल में थे तब हम पढ़ते थे जीके किताबों में कि भारत की पहली, एशिया की पहली महिला लोको पायलट थी। अब तो लोग इंस्टा पे इतना कुछ अपडेट कर देते हैं तुरंत के तुरंत। ये सब तो बहुत छोटी छोटी, पहले तो अखबार का इंतजार करो, मैगजीन का इंतजार करो। क्या हो गया, क्या नाम है उनका? एशिया की पहली लोको महिला पायलट फीमेल, पता करो कौन है। अब हम बता देंगे कौन सा तुम्हें याद रहेगा। अभी वो रिटायर हुई है। हाँ जी, सुरेखा यादव जी। अब बताओ, भारत की सबसे व्यापक रणनीति में सबसे अधिक जुड़ी है? सागरमाला, सागर नीति, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत। जल्दी से आंसर लिखो। आंसर इज बी, सागर नीति, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। आजकल गवर्नमेंट इस पर बहुत काम कर रही है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सागर नीति, दैट इज SAGAR, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इसका फुल फॉर्म होता है सागर, SAGAR, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये भारत की सबसे कोर पॉलिसी है इस समय की, हिंद महासागर में अपनी डोमिनेंस को क्रिएट करने के लिए। तो नाविका सागर परिक्रमा भारत की सागर नीति से जुड़ी, जो हिंद महासागर क्षेत्र में जो इंडियन ओशियन है, सहयोग और सुरक्षा। तो लास्ट टाइम जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, एक मैंने पूछा था, गुस्सा भी मुझे आ गई थी, चक्रवात आया, सुपर टाइफून। तो उसके बाद ये मांग हो रही है कि भारत इस क्षेत्र में अर्ली वार्निंग सिस्टम में आगे जा सकता है, और इस नीति के तहत हम जो है वो जहां जहां हमारे पास चक्रवात या इस तरह डिजास्टर आ रहे हैं, भारत भी इंफॉर्मेशन को साझा कर सकता है। ठीक है, तो भारत इसमें बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना शताब्दी 100 साल हो गए, RSS। ठीक है, इसको अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इनके बारे में संदेश दिया गया, भारतीय लोकतंत्र में किस तत्व की ओर संकेत करता है? भारतीय यानी इंडियन डेमोक्रेसी में किस एलिमेंट के बारे में बात करता है? पहला,
प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये सांस्कृतिक वैचारिक संगठनों की दीर्घकालिक भूमिका, यानी कि जो कल्चरल और आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, संवैधानिक संस्थाओं की सर्वोच्चता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी बॉडीज हैं वो सर्वोच्च है, केवल राजनीतिक दलों की प्रासंगिकता यानी केवल पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हैं, या न्यायपालिका का स्वतंत्र चरित्र यानी कि फ्री एंड फेयर कैरेक्टर ऑफ न्यायपालिका यानी जुडिशरी। 100 वर्षों की जो यहां पर इनकी यात्रा रही है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कल क्या कहा मन की बात में। मन की बात से क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखना, हल्के फुल्के मत ले लेना। हाँ जी, क्या होगा आंसर लिख लिया? पहला आंसर ए। ये क्या है? ये न्यायपालिका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, एक सांस्कृतिक वैचारिक जो है वो दल है। भगत सिंह और लता मंगेशकर की जयंती का एक साथ उल्लेख किस विचार को पुष्ट करता है? आज आपको पता होगा भगत सिंह की जयंती है, हम सभी को नमन करना चाहिए। और लता मंगेशकर, तो प्रधानमंत्री ने किन रूपों में इनको जो है वो वर्णित किया? पहला, राजनीतिक क्रांति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संगम, ठीक है। केवल स्वतंत्रता संग्राम की परंपरा यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात हो रही है। भारतीय सिनेमा की आर्थिक भूमिका और भारत के औद्योगिक विकास का आधार। ए, राजनीतिक क्रांति। भगत सिंह को किस लिए जाना जाता है? राजनीतिक क्रांति। और लता मंगेशकर को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ऐ मेरे वतन के लोगों, ठीक है, तुम खूब लगाओ नारा। तो ये गाना किसने गाया था? लता मंगेशकर जी ने। और लता मंगेशकर जी के गानों का एक बहुत ही गहरा जो है प्रभाव रहा है, तो इसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी कल्चरल नेशनलिज्म कहा जाता है। नेशनलिज्म के कई रूप होते हैं, यहां पर नेशनलिज्म क्या है? पॉलिटिकल है। यहां पर क्या है? कल्चरल, यानी अपने गानों के माध्यम से, अपने सिनेमा के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। ऐसे मनोज कुमार जी उनको भारत कुमार कहा जाता था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले। तो उनकी पूरा पश्चिम, उपकार, ये सारी मूवीज क्या करती थी? सोशल मैसेज देती थी। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश प्रतिबद्धताओं का मुख्य राजनीतिक महत्व क्या है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया, ठीक है, एक बहुत बड़ा एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड फूड इंडिया की 2025 में, परसों आई थी, पढ़ तो लिया ही होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो उसमें 1 लाख करोड़ रुपए से जो है भारत में निवेश करने की बात हो रही है, क्योंकि भारत को एक बहुत उभरता हुआ कृषि बाजार बताया जा रहा है। जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है ये, अगर मेंस में जाओगे तो ये रिपोर्ट पढ़ लेना, राइट। नहीं पढ़ पा रहे तो यहां ध्यान दे देना। तो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश प्रतिबद्धताओं का मुख्य राजनीतिक महत्व क्या है, यानी इसके पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या है? क्योंकि इस समय हमें अमेरिका से जो हीट आ रही है वो कहां से आ रही है? हमारे फूड सेक्टर पे आ रही है। तो केवल विदेशी निवेश आकर्षित करना यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बुलाना अपने यहां। भारत को वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में केंद्रीय स्थान देना, यानी कि जो ग्लोबल अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग उसमें सेंटर पोजीशन पे लाके खड़ा कर देना। कृषि आयात को बढ़ाना यानी एग्रीकल्चर इंपोर्ट को इंक्रीज करना। केवल बड़े शहरी उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरी करना, ठीक है, यानी कि जो शहर के उपभोक्ता जिनको खाद्य पदार्थ, क्योंकि गांव में तो खाद्य पैदा होता है, लेकिन शहर में क्या होता है? महंगाई लगातार बढ़ रही है, फूड इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो शहरी उपभोक्ता, क्योंकि शहर क्या है? वो इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है। तो क्या इसका पर्पस जो है कि 1 लाख करोड़ रुपए लगाकर भारत के जो शहरी क्षेत्र है वहां लिवलीहुड कॉस्ट को मेंटेन करके रखना, ताकि शहर जो है ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ते रहें। तो 4 में से क्या ऑप्शन आपके हिसाब से बना लिया? ठीक है, वैश्विक खाद्य श्रृंखला, क्योंकि ये लगातार ये हो रहा है। यूक्रेन जो था पहले अपनी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता था, उसके बाद अब ये चेंज हो गया है। यूक्रेन वॉर में चला गया, रशिया वॉर में चला गया, और यूक्रेन और रशिया के पास शर्नोजेम बोलते हैं उसको, एक बहुत बड़ा स्टेपी रीजन है, घास का मैदान। तो अब भारत की उम्मीद की जा रही, क्योंकि दोनों वॉर जोन में है, तो वो अब आपूर्ति खाद्य श्रृंखला से हट चुके हैं। और ऐसे ही चाइना जो है वो कोविड-19 के बाद से उसके ऊपर भी एक उसके खाद्य पदार्थ को लेकर एक दिक्कत आई है। अमेरिका जिस तरह से संरक्षणवाद की तरफ जा रहा है, माना जा रहा है कि वो आपूर्ति श्रृंखला को डिस्टर्ब करेगा। तो अगला जो सबसे बड़ी भूमि है वो किसके पास है? खेती की, भारत के पास है। तो इसीलिए 1 लाख करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ी चीज है कि एग्रीकल्चर में हमारे निवेश ही नहीं आता था। तो ये भारत को सेंट्रल पोजीशन पे लाने की कोशिश हो रही है कि भारत जो है खाद्य पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन चुके। यूक्रेन बाहर हो गया, रशिया बाहर हो गया, ठीक है, अमेरिका अपनी नीतियों से परेशान है, तो भारत के पास अब बहुत अच्छे चांस है कि वो कुछ अच्छा कर सकता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश से 64,000 प्रत्यक्ष नौकरियों की घोषणा को किस व्यापक राष्ट्रीय नीति से जोड़कर देखा जा रहा है? एग्जाम में आ चुका है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग में जो ये निवेश आ रहा है, 64,000 नौकरियां, 64,000 करोड़ जो ये टोटल जो है पैदा हो रही हैं, वो कौन से प्रोग्राम एंड पॉलिसी को इफेक्ट करेगा? जल्दी बताओ, दिल से बताओ। और ये चारों के चारों क्वेश्चन है, इनके बारे में पढ़ लेना। तो क्वेश्चन पीवाईक्यू का पर्पस क्या होता है? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ढूंढना। ये मत सोचना कि इसका आंसर लिख के हम बहुत चौड़े हो गए, नहीं। जो पहले क्वेश्चन में जो चारों पार्ट थे ना, चारों पार्ट आए हुए हैं। तो पीवाईक्यू पढ़ने का ये भी तरीका होता है। अब ये भी तुम्हारा एग्जाम में आया हुआ है, ये तो आया हुआ है ऑलरेडी, इस साल फिर आने की इसकी संभावना है, क्योंकि 10 साल मेक इन इंडिया के पूरे हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान मेंस और प्री दोनों में आ चुका है, स्टार्टअप इंडिया प्री और मेंस दोनों में आ चुका है।
तो 11 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में प्रोग्राम एंड पॉलिसी से। आंसर इज बी, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। रीजन क्या है? भारत ज्यादातर खाद्य पदार्थों के उत्पादन में या तो टॉप 1 पे है, टॉप 2 पे है, लेकिन हम वही देश हैं जो 40% अपना खाद्य बर्बाद कर देते हैं। बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स है। भैंसों के दूध के उत्पादन में नंबर 1, फलों के उत्पादन में नंबर 2, सब्जियों के उत्पादन में नंबर 3, और 40% हमारे यहाँ खाद्य पदार्थ बर्बाद हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या करती है? सेल्फ लाइफ बढ़ा देती है। क्वेश्चन आया हुआ 2013 का, सेल्फ लाइफ इंक्रीज कर देती है। अंडमान बेसिन, बहुत बड़ी खबर आई थी कल, आपको पता होगा ऑफिशियली इसकी एक वीडियो भी रिलीज हुई। हरदीप पुरी साहब, अभी तो क्वेश्चन मेरे हाथ से निकल गया, अभी तो मैं क्वेश्चन पूछना, पेट्रोलियम मंत्री है कौन हमारे यहाँ? कई लोग इसी सन्नाटे में। हरदीप पुरी साहब हमारे पेट्रोलियम मंत्री, याद रखिएगा। तो बहुत बड़ी खोज हुई है, जरा इसको समझिएगा। अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज को भारत की ऊर्जा नीति में किस आयाम के लिए सबसे बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है? आपको पता है अंडमान में बहुत बड़ा नेचुरल, आप में से लोगों को नहीं पता होगा, सॉरी मेरी गलती, ये जितना जान लो, आपको नहीं पता होगा मैं बता देता हूं। अंडमान बेसिन में बहुत बड़ा नेचुरल गैस का भंडार मिला है। ठीक है, भारत अब अपने खनिजों को खोज रहा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 1947 के बाद ये खनिज नहीं थे, मोदी गवर्नमेंट में आया, बेटा खोजने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। जो बाहर से मंगाने में और बेचने में जो मजा है ना, वो एक अलग बिजनेस है हमारे देश में। आज पता नहीं कहां से सोना भी मिल रहा है, आज रेयर अर्थ मटेरियल भी भारत में मिल गए, आज जो है वो जो है नेचुरल गैस भी मिल रही है, लिथियम के भंडार मिल गए हमें। ये सब कुछ यहीं थे भाई, ये कोई रातों रात थोड़े तैयार हो मोदी जी डाल के चले गए। लेकिन इससे पहले की सरकारों को कहां फुर्सत थी, आयात निर्यात का गेम अच्छा चलता था। अगर यही रेयर अर्थ मटेरियल पहले मिल जाता था, आज हमारे पास सेमीकंडक्टर बन जाता। चलो, ऊर्जा आयात निर्भरता घटाना और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना, केवल कोयला उत्पादन बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा को हाशिए पर डालना, केवल निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, क्योंकि निजी क्षेत्र के पास जाएगा ये। क्या होगा आंसर? अभी तो बहुत आसान आसान ऑब्जेक्ट्स हैं। दैट इज ऊर्जा आयात को निर्भरता घटाना। देखो ऊर्जा के लिए बवाल चल रहा है, रशिया को लेकर बवाल चल रहा है। कल देखो क्या स्टेटमेंट दिया ट्रंप के मंत्री ने कि हमें भारत को ठीक करना होगा। इसका स्टेटमेंट सुनो किस हद तक भाषा कर रहा है, हमें भारत को ठीक करना होगा। और धमकाने हम लोग बोलते हैं बेटा दिमाग तेरा बहुत खराब है, तेरा दिमाग ठीक करना होगा, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, सीधे सीधे धमकी दे रहा है। तो अंडमान बेसिन में गैस की खोज से भारत की आयात निर्भरता घटेगी, क्योंकि पूरी दुनिया परेशान हो रही है। ठीक है, ये आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम। अच्छा, यही सब सिम्टम जा रहे हैं पूरी दुनिया को। ये भारतीय जग गए भाई साहब, ये अपना तेल खोज रहे हैं, अपना मिनरल खोज रहे हैं, और उन्हें बात तुमसे ज्यादा पता है, क्योंकि तुम गोंडवाना लैंड का पार्ट हो, तुम्हारे पास है ये। जिसको ज्योग्राफी पता नहीं, हमारे तो फाउंडिंग फादर्स को ना ज्योग्राफी पता थी, उसमें मेरी क्लास उन्होंने ज्वाइन भी नहीं कर रखी थी। नहीं तो हम गोंडवाना लैंड का पार्ट है भाई, हम दुनिया का सबसे प्राचीन भूभाग है। कार्बोनीफेरस के बाद जो भी सब कुछ बचा है उसमें गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो हमारे पास वो है। फिर हमारे पास शोर लाइन्स हैं, 7200 किलोमीटर की हमारे पास कोस्ट लाइन्स हैं। तो कोस्ट लाइन जहां निमग्न तट पे जाती है, यानी डायरेक्टली समुद्र ऐसे थोड़े नहीं, यहां गए घप्प से गिर गए, उजाला फेंक दिए वहीं से, क्या होता है धीरे धीरे वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर जाती है। तो जहां आपके पास जब 7200 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, तो आपके पास इतना बड़ा निमग्न तट भी है। तो जब जहां निमग्न तट होगा, यानी कि लैंड क्या होगा, वो ओशियन के अंदर जाती है, उसको बोलते हैं निमग्न तट। तो ऑब्वियस सी बात है वो खनिज दबे होंगे, और खनिज जब दबे होंगे तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है गैस या तेल होगा ही होगा। तुम्हें कभी फुर्सत नहीं मिली खोजने की, क्योंकि जो मजा आयात और निर्यात, हमारे यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है भाई ये आयात और निर्यात का। कई तो मंत्रालय ऐसे थे जिसका मंत्री होने का मतलब ही था कि अब देश का आधा माल अपना। ठीक है, चलो भाई। अंडमान सागर की प्राकृतिक गैस खोज को क्षेत्रीय दृष्टि से किस बड़े भू राजनीतिक चक्र का हिस्सा माना जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हमने खोजा है वो कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल साइकिल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्या सिंबोलिज्म जा रहा है? पहला, हिंद प्रशांत ऊर्जा गलियारा, म्यांमार इंडोनेशिया बेल्ट जिसे हम लोग कहते हैं, चीन को टक्कर दे सकते हैं। यूरोपीय संघ की ऊर्जा नीति, पश्चिमी एशिया के तेल भंडार, या आर्कटिक ऊर्जा खोज। यूरोपीय संघ को हम टक्कर देने जा रहे हैं सीधे सीधे, हम क्योंकि हम वहां से ही तेल ज्यादातर मंगाते हैं, ज्यादातर हमारे पास जो सेगमेंट्स वहां से आते हैं। आर्कटिक ऊर्जा खोज, यूरोपीय संघ की ऊर्जा नीति, पश्चिमी एशिया, सबसे ज्यादा ऑयल डिपेंडेंट किसके ऊपर है? वेस्टर्न एशिया के ऊपर है। तो ये किसका हिस्सा है? हिंद प्रशांत ऊर्जा गलियारा, शायद पहली बार आपने नाम भी सुना होगा इसका। ठीक है, तो ये किस भू राजनीतिक चक्र का हिस्सा है? बना लिया, दैट इज हिंद प्रशांत ऊर्जा गलियारा। क्योंकि हम पूर्वी एशिया के देशों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, बड़े भाई की भूमिका में आ चुके हैं हम लोग, बॉस। ठीक है, तो लास्ट एक क्लास में डिस्कशन भी किया था कि भारत क्या बेचेगा, किसको बेचेगा, एक बार डिस्कशन हुई थी ना, तो वो वही उसका एक पार्ट है। हमारे लिए ये जो है हिंद प्रशांत ऊर्जा गलियारा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सारी नीतियां इसी के आसपास जा रही हैं।
प्रधानमंत्री द्वारा घोषित नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये सब कहां से निकल कर आ रहा है? ये मिशन आपने पढ़ा भी नहीं होगा। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसको कहा गया को समुद्र मंथन कहने का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? इसको नाम दिया गया समुद्र मंथन। तो भारत की एक धरोहर है। विज्ञान और पुराण दोनों का सांकेतिक संगम, केवल पौराणिक स्मृति का पुनरुद्धार, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा और मछली पालन नीति का विस्तार। एक्वाकल्चर को बढ़ावा देना, समुद्री पर्यटन। आपने देखा प्रधानमंत्री खुद एक दिन जो है द्वारका में डाइव कर गए। पौराणिक स्मृति यानी कि भारत में वो पौराणिक रूप से जो कि हम सनातन कल्चर का हिस्सा हैं तो हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। विज्ञान और पुराण दोनों का सांकेतिक संगम। क्या आंसर? आंसर इज ए। समुद्र मंथन एक पुरानी कहानी है जहां देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन होता है और वहां से विष और अमृत दोनों निकलते हैं। ठीक है, तो समुद्र मंथन भारत का एक जो कॉन्सेप्ट है वो डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, यानी भारत चाहे वो मैग्नीज नोड्यूल्स हो, नेचुरल गैस हो, ऑयल हो, ठीक है, ये सब कुछ अपना खुद का निकालने का प्रयास कर रहा है। और भारत के वैज्ञानिकों ने बता दिया आपके पास है, आप खोजना नहीं चाह रहे, आपकी मर्जी। तो ये हमारा सेगमेंट रहा। तो चलिए जल्दी बताइए मुझे कितने आंसर सही हुए। सावधानी हटी और लड्डू पूड़ी बटी। चलो भाई।